हम आज जिस शख्सियत के बारे में देखने जा रहे हैं वह छत्तीसगढ़ में बिल्कुल आत्मा की तरह निवास करने वाले शख्स हैं, क्योंकि जो इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं ये इनका बताना चाहूंगी, इनका पहले नाम बताना चाहूंगी। हम देखने जा रहे हैं जिनके बारे में और जिनसे जुड़े चीजों के बारे में देखने जा रहे हैं, पूरा व्यक्तित्व समझने जा रहे हैं, जीवन परिचय देखने जा रहे हैं, जीवन में इन्होंने क्या क्या किया है और कैसे इनका नाम अब भी चल रहा है और अंतिम दम तक चलता रहेगा। जब तक यह धरती है तब तक नाम चलता रहेगा। हम देख रहे हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल के बारे में। डॉक्टर खूबचंद बघेल, क्योंकि देखिए ये इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है तो ये चिकित्सक हुआ करते थे। चिकित्सक मतलब असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर AMO उस पद पर रहा करते थे। उसके बाद भी चिकित्सा के क्षेत्र से कुछ हटकर इनकी अपनी नौकरी से हटकर इनकी कुछ बातें रहा करती थी। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा करते थे। जब ये चिकित्सक के रूप में नागपुर में पढ़ाई कर रहे थे, 1919-20 का समय था, तब ये गांधी जी से प्रभावित हो गए थे और गांधी जी के सारे आंदोलन में यह भाग लेने लगे थे। जो इनका नौकरी था, अब इनको नौकरी भी पसंद नहीं आने लगी थी तो इन्होंने नौकरी भी छोड़ दिया, नौकरी का त्याग पत्र दे दिया। तो असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी से प्रभावित होकर अपनी नौकरी छोड़ने वाले व्यक्ति में प्रमुख हो जाते हैं और उसके बाद भारत की स्वतंत्रता और छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया। इनके जीवन में इनकी माता भी इनके साथ थी, है ना, और इनकी पत्नी भी इनके साथ थी। पूरा परिवार स्वतंत्रता आंदोलन में पूरा सहयोगी रहा है। अब देख लीजिए, चाहते तो ये अपने मेडिकल ऑफिसर की जॉब में प्रमोशन पा पाकर बहुत सारा मतलब बहुत अच्छी राजशाही जिंदगी चला सकते थे, बंगला कार गाड़ी सब मेंटेन कर सकते थे, एक अलग ही जिंदगी जी सकते थे, परंतु इनका जो विचार था, इनका जो सोच था, उनको एक अलग ही दुनिया में स्थापित करके रख दिया। ये सीधे सीधे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपने आप को ले गए, साहित्यकार के रूप में। जो जो छत्तीसगढ़ में जहाँ ऊंच नीच दिखता था, भेदभाव दिखता था, वहां पर ये आंदोलनकारी हो जाते थे। लोगों में चाहते थे कि जाति पाति का ऊंच नीच का भेदभाव ना रहे। तो ये अपने जीवन में पंक्ति रोको आंदोलन भी चालू किए थे। पंक्ति रोको आंदोलन क्या होता है कि जैसे एक ही समाज के व्यक्ति एक जगह बैठकर शादी विवाह में खाना खाते हैं, तो उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इनका कहना था। बाकायदा उसके लिए इन्होंने आंदोलन भी किया है। तो उनके इस पंक्ति रोको आंदोलन या पंक्ति तोड़ो आंदोलन के बाद अब जो आप परिणाम देखते हैं कि कोई भी समुदाय का व्यक्ति हो, किसी के साथ भी बैठकर खाना खाता है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप किसी भी पार्टी में जा रहे हो तो सब कोई मिक्स होकर खाना खाते हैं। तो यहाँ पर उनका जो सोच था वो उनको बहुत ऊपर ले गया। अब उसके बाद देखते हैं कृषि का क्षेत्र। कृषि के क्षेत्र में उतने ही ये अग्रसर रहा करते थे। कृषकों के विकास में, कृषकों को मतलब कृषकों के लिए क्या उत्थान के क्षेत्र में कैसे कार्य किए जा सकते हैं जिनसे इनका आदिवासी कृषकों का उत्थान हो सके, उसके क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहा करते थे। कृषि को एक औद्योगिक पैमाने पर दर्जा लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। यही कृषि जो इनको कृषि के क्षेत्र में जो योगदान देने के कारण डॉक्टर खूबचंद बघेल को याद किया जाता है। और उनके बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल राजकीय सम्मान या राजकीय अलंकरण पुरस्कार प्रति वर्ष 1 नवंबर को राजकीय दिवस के दिन प्रदान किया जाता है। और किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में उत्तम योगदान देने वालों को यहाँ पर प्रदान किया जाता है, चाहे वो जैविक कृषि के माध्यम से अच्छी खेती करें, अच्छी पैदावार उत्पन्न करें, कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से वो अपनी पैदावार का उत्पादन अच्छे से करें, साधारण से खाद बीजों का लेकर अच्छा एक उत्पादन कार्य करें। तो यहाँ पर वैसे व्यक्तित्व का चयन प्रतिवर्ष किया जाता है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इनके कदम हमेशा अग्रसर रहे हैं। इनके बारे में क्या क्या कहूँ, ये तो मतलब किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है, क्योंकि ये अपना पूरा जीवन तो स्वतंत्रता संग्राम में दे ही चुके थे। इनकी पत्नी के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसे कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनकी पत्नी भी असहयोग आंदोलन के दौरान 6 महीने के लिए जेल गई थी। तो इस क्वेश्चन को आया हुआ है, इस क्वेश्चन के बारे में भी बताया जाएगा। तो इन्हीं की पत्नी थी राजकुंवर देवी, जो असहयोग आंदोलन के समय मतलब जेल में भी गई थी। तो माता भी जेल गई थी साथ में। सोचिए, पूरा परिवार इनका मतलब भारत को आजाद कराने में लगा हुआ था। छत्तीसगढ़ की आजादी उसी में शामिल रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन उसमें भी रहे हैं। ये गांधी जी के प्रत्येक आंदोलन में ये बाकायदे साथ रहे हैं। व्यक्तिगत आंदोलन जो 1940 में हुआ था, जो विनोबा भावे के द्वारा भारत में स्टार्ट किया गया था, जिसके प्रणेता विनोबा भावे को बोला जाता है, उसमें भी इन्होंने पूरा योगदान दिया था, पूरे शरीक रहा करते थे उसमें व्यक्तिगत आंदोलन में। फिर आप देख रहे हो कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी इनकी पूरी भूमिका
रही है। तो ये पूरी अपने आप को झोंक दिए थे पूरी तरह से आजादी के, जो होता है आजादी का यज्ञ होता है, उसमें अपने आप को अपने परिवार सहित पूरी तरह से उसमें स्थापित हो चुके थे। फिर छत्तीसगढ़ को आजाद कराने के लिए आपने बताया कि इन्होंने भारतीय संघ का गठन किया था, मतलब छत्तीसगढ़ को एक पृथक राज्य बनाने के लिए जो इन्होंने योगदान दिया था 1967 में छत्तीसगढ़ भारतीय संघ का गठन किया था। इसमें क्या था कि छत्तीसगढ़ को एक पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने की मांग थी। ऐसे करके बहुत सारे मांगों के साथ साथ इनकी भी मांग थी और ये इसके अध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़ भारतीय संघ के ये अध्यक्ष से गठन भी किए थे और इनके उपाध्यक्ष जिनके बारे में आगे बताई जाएगी। तो देख रहे हो आप यहाँ पर डॉक्टर खूबचंद बघेल का पूरा जीवन छत्तीसगढ़ में समर्पित रहा है और भारत में भी समर्पित रहा है। इनकी माता, इनकी पत्नी, इनके पूरे परिवार भी इस आंदोलन में शरीक रहा करते थे, जिनकी एक एक तर्पण से, एक एक स्टेप से हमको आजादी मिली है, उनमें डॉक्टर खूबचंद बघेल का नाम बहुत ही प्रमुख हो जाता है। तो आप इनको देखिएगा कि एक मेडिकल ऑफिसर या स्वास्थ्य विभाग में कुछ बड़े पोस्ट पर भी आगे आगे हो जाते हैं। उसके बाद भी इन्होंने अपनी विलासितापूर्ण जीवन को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को दिया था। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। ऊंच नीच को हमेशा स्मरण रखेंगे कि ऊंच नीच रचनाएं इस प्रकार से ही मैंने बताया था कि पंक्ति तोड़ो आंदोलन इन्होंने बनाया था। मतलब कि जो आप शादी विवाह में खाना पीना खाते हो तो एक ही पंक्ति में एक ही समुदाय के लोग होते हैं, जाति के लोग होते हैं, उन्होंने इसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया था। और आज देख रहे हो इन्हीं की जो कर्म शक्ति थी उसी के बदौलत समाज के सारे लोग कहीं पर भी मतलब उठ बैठकर खाना पीना साथ में खाते हैं। उसके बाद जरनैल सिंह इनकी एक रचना है ना, जिसमें दब्बूपन हटाने के लिए इन्होंने कई बातें कही हैं। फिर करम छड़ा इनकी रचना है। तो काफी इन्होंने बहुत प्रमुख रचनाएं अपने जीवन में लिखी है और नाटकों के माध्यम से ऊंच नीच का मंचन भी किया गया है। और यहाँ पर भारत माता एक इनकी रचना है। जब 1962 में भारत चीन युद्ध हो रहा था तो यहाँ पर भारत माता का यहाँ पर नाटक का इन्होंने मंचन कराया था। उसमें से बहुत सी राशि एकत्रित हो गई थी चंदा के माध्यम से, जिसको यहाँ पर उन्होंने भारत के उत्थान के लिए और विकास के लिए इस चंदा की राशि को भारत सरकार को सौंपा था। आप देख रहे हैं यहाँ पर इनका पूरा जीवन बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। मतलब सीख है, यह प्रेरणा है कि जीवन में मतलब अपनी सारी चीजें छोड़कर छत्तीसगढ़ की आजादी, भारत की आजादी में शरीक रहे हैं। और जब इनका देहांत हुआ तब ये दिल्ली जा रहे थे, शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए वहां गए हुए थे। वहीं पर हृदय घात के कारण इनका जो देहावसान हो गया था। तो हमने एक विभूति को उस समय गंवा दिया था। तो देख रहे हो इनका पूरा जीवन किस तरह से समाज के लिए और पूरे समाज को बढ़ाने के लिए रहा है। आज हम जो अलंकरण पाते हैं इनके काफी प्रयासों का ही परिणाम रहा है। मैंने यहाँ पर एक प्रमुख व्यू आपको बता दिया है। अब इसके अंदर चलते हैं। आपको एक एक बातें नोट्स के हिसाब से चलनी है और आपको लिखने के हिसाब से चलनी है। एग्जाम में आने वाले पूरे यहाँ से आपको प्रमुख चीजें मिलने वाली हैं। चलिए हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर खूबचंद बघेल की स्टेप बाय स्टेप, जो आपके नोट्स में बिल्कुल काम आने वाली है। बिल्कुल आपको यहाँ पर वन लाइनर मैंने यहाँ पर एडिट किया है, आपके लिए पूरा का पूरा काम का है। हम यहाँ पर देख रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सपना देखने वाले। देख रहे हो आपने, उन्होंने भारतीय संघ का गठन किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का एक स्वप्न देखने वाले शख्स में हो जाएंगे डॉक्टर खूबचंद बघेल। फिर हम देख रहे हैं संपूर्ण जीवन समाज और कृषकों की उन्नति और कल्याण के लिए उन्होंने रचनात्मक कार्यों के लिए खुद को समर्पण किया है। हम यहाँ पर अच्छे से देख चुके हैं कि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में उन्नति करने के लिए, आदिवासी कृषकों के उत्थान के लिए अपना बहुत सारा जीवन इनको दिया है। आदिवासी किसान आंदोलन के यह प्रणेता रहे हैं। इन्होंने बाद में जाकर कृषक आंदोलन का गठन भी किया था और उसके अध्यक्ष और सदस्य भी हुए थे। कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करने का इनका जो नजरिया था वह बहुत ही बड़ा नजरिया था कि कृषि एक उद्योग की तरह विकसित होनी चाहिए। मतलब आप अगर टमाटर उगा रहे हो तो टमाटर की पैदावार एक सिस्टम से होनी चाहिए ताकि उसका आप केचप बना सको, उसका आप आगे वितरण कर सको, उससे आपको आय मिल सके। बकरी पालन है, मछली पालन है, सब क्या है, एक उद्योग का दर्जा। किसी चीजों को उद्योग का दर्जा मिल चुका है। आप देखोगे मछली पालन, मधुमक्खी पालन, उद्योग का दर्जा पाने वाले कुछ चीजें इसमें शामिल हो चुकी हैं। तो ऐसा यहाँ पर पहले ही कोशिश उन्होंने कर लिया था। छत्तीसगढ़ राज्य में जन चेतना जागृत एवं राज्य निर्माण का प्रयास किया था। आपने बता दिया था कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में भारतीय संघ का गठन किया था। कब? 1967 में किया था। तो ये देखो छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए इनके कदम बढ़ चुके थे। अब इनकी जन्म से हम देखेंगे कि इनका जीवन कब से चालू हुआ है और कैसा रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं जन्म। इनका जन्म हुआ है 19 जुलाई। इनके जन्म को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आपके समर्पित यह नेतृत्व करता रहे हैं। 19 जुलाई
19 जुलाई 1900 का डेट आपने अच्छे से याद कर लिया है। 1900 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ था, पहला प्रकाशन, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र 1900 में ही प्रकाशित हुआ है। तो इस डेट को अच्छे से याद आप रख लीजिएगा। और यहाँ पर खूबचंद बघेल जी का भी जन्म हुआ है। अब इनका जो रायपुर में ही जन्म हुआ है, रायपुर का पथरी गांव है, वहां पर जन्म हुआ है। तो ये जन्म से ही रायपुर के निवासी रहे हैं, रायपुर में ही इनका भूमि रहा है। मृत्यु भी इसी में साथ में देख लीजिए, 22 फरवरी 1969, 69 है लास्ट में, 1969। आगे चलते हैं, इनके पिता का नाम, माता पिता का नाम बच्चे से याद करिएगा। इनके माता पिता के नाम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पिता का नाम है श्री जुड़ावन प्रसाद और माता का नाम है श्रीमती केकती बाई है। अब देखते हैं इनका विवाह इनका प्रमुख इसलिए हो जाता है क्योंकि इनकी पत्नी भी आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनी थी और 6 महीने के लिए जेल में इनको रहना पड़ा था। और यह क्वेश्चन आ चुका है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी 6 महीने तक जेल में रही थी। क्योंकि इन पत्नी का नाम राजकुंवर तब तक नहीं आया था, अब इनकी पत्नी का नाम आपने जान लिया है कि पत्नी का नाम राजकुंवर है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि राजकुंवर का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इनके विवाह बहुत छोटे से उम्र में हुआ था, जब डॉक्टर खूबचंद बघेल 10 वर्ष के थे और इनकी पत्नी इनसे 3 वर्ष की भी छोटी थी, मतलब बचपन में ही इनका विवाह हो गया था। की बात की जाए तो इन्होंने प्राइमरी शिक्षा और उसके बाद मिडिल शिक्षाएं यहीं पर रायपुर के अंतर्गत ही प्राप्त की है। तो देखिए, प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने रायपुर के गांव के ही प्राइमरी स्कूल में प्राप्त की है और उसके बाद आगे की शिक्षा मिडिल हायर सेकेंडरी की शिक्षाएं रायपुर में ही प्राप्त की है। उसके बाद जब ये मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए चले गए, MBBS का जो सीरियल था उस पढ़ाई में चले गए थे नागपुर के रॉबर्टसन मेडिकल कॉलेज में। वहां पर जाकर, जो नागपुर में है, वहां पर जाकर पढ़ाई की। चूंकि ये पढ़ाई बीच में शुरू तो किए थे लेकिन जाके बीच में फिर छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे? कि उनको नौकरी ऐसी करनी ही नहीं थी, इनके रुझान में ही नहीं था। जिसके अंदर नहीं है कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है, वो नहीं कर सकते हैं। जिसके अंदर है कि मुझे भारत की आजादी के लिए काम करना है, वो कूद कर छोड़ छाड़ कर भी अपना उद्देश्य को, अपने नेतृत्व को दिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसे तैसे इन्होंने 2 बार में एक बार छोड़ दिए थे, फिर इनके घर वालों के कहने पर फिर दोबारा इस पढ़ाई को चालू किया। तो जाकर लास्ट में MBBS की पढ़ाई पूरी की और मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट भी इन्होंने अर्जित किया है। मेडिकल ऑफिसर बनने के बाद भी इनके अंदर वो बातें नहीं थी। कुछ बोल रहे हो? हाँ, ये कॉलेज है रॉबर्टसन मेडिकल कॉलेज, नहीं नागपुर में है ना। तो वहां पर जाके इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। तो देख रहे हो, मेडिकल ऑफिसर बनने के बाद भी इनको वो संतुष्टि, वो तृप्ति नहीं मिल रही थी। जब ये वहां पर नागपुर में अपने MBBS का पढ़ाई कर रहे थे तो सोचो, राष्ट्रीयता की भावना उसी समय से जागृत हो गई थी। 1919 का 1920 का समय चल रहा था भारत में। तब क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था। गांधी जी का यहाँ पर पूरे भारत में दौरा चल रहा था। गांधी जी का यहाँ पर नागपुर अधिवेशन भी उस समय हो रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन का भी इसी तरफ हुआ था, असहयोग आंदोलन का भी। नागपुर एक प्रमुख केंद्र रहा है ना। आप जब इतिहास में देखेंगे कि नागपुर का जो अधिवेशन है बहुत प्रमुख केंद्र रहा है, भारत की आजादी का सेंटर के रूप में रहा है ये। तो यहाँ पर अब उस समय नागपुर और मध्य प्रदेश सब एक ही में था, CP था ना, मतलब सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत का हिस्सा सब एक थे, ये सब नागपुर उसी में शामिल था। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 1920 के आंदोलन अंतर्गत कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सहभागिता इन्होंने प्रारंभ कर दी और असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार चालू कर दिए थे। मतलब वहां पर गांधी जी से प्रभावित हो गए, गांधी जी के उद्देश्यों को देखे, गांधी जी चाहते क्या है। गांधी जी भी तो बैरिस्टर थे, गांधी जी भी तो लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुके थे, चाहते तो वो भी बहुत बड़े बैरिस्टर के रूप में अपनी नौकरी स्थापित कर सकते थे। पर उन्होंने क्या किया, उनकी जो सोच थी, उनकी जो जज्बा था वो अलग ही था। इधर से चल जाओ, नहीं तो बन जाएगा, वहां पर चले जाओ। उनकी जो सोच थी, उनका जज्बा था, गांधी जी को अपने जो बहुत बड़े बैरिस्टर बनने से भी रोक दिया और भारत की आजादी के लिए उनको कूदने पर ऐसा ही अंदर से प्रेरणा दिया था। उसी हिसाब से डॉक्टर खूबचंद बघेल थे, उनके अंदर भी यही प्रेरणा अपने आप और गांधी जी के कार्यों को देखकर आ चुकी थी। किसी से डिस्टर्ब नहीं होना है, आप अपने काम में लगो। फिर अब आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको जो डेट मिलने वाली है, यह डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम चल रही थी वहां से भी संबंधित हो जाता है। छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता संग्राम है, वहां से भी डायरेक्ट यह संबंधित है। यह डेट आपके एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम यहाँ पर भारत के लेवल में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं। अगर भारत के लेवल में आंदोलन की बात करेंगे तो क्लास क्या होगी, मिक्सअप होते होते बड़ी हो जाएगी। तो हमें सीधे यहाँ पर रिफाइंड करके छत्तीसगढ़ के हिसाब से ज्यादा सोचना है। यहाँ पर देखिए 1923 है,
यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह या झंडा आंदोलन कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था। इस वर्ष को याद रखेंगे, यह वर्ष 1923 का जो वर्ष था वो छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह का समय चल रहा था और भारत में भी चल रहा था। 1923 का वर्ष याद रखेंगे। झंडा सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोग किए और छत्तीसगढ़ में भी झंडा सत्याग्रह उस समय चल, ये डायरेक्ट गांधी जी से जुड़ चुके थे ये। फिर उसके बाद आते हैं 1930। 1930 का समय क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय था। नमक कानून तोड़ने का जो यहाँ पर अभियान था गांधी जी का, देखे थे दांडी मार्च, नमक तोड़ो, है ना। उस समय वो गांधी जी अपना मार्च किए थे, पैदल यात्रा किए थे, दांडी मार्च किए थे, वहीं पर ये भी शामिल थे। तो असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर की नौकरी अब छोड़ दिए ये यहाँ पर आकर, अब उनको नहीं था नौकरी से मतलब, अब मुझे जो करना है वो भारत की आजादी के लिए और सह छत्तीसगढ़ की आजादी के लिए मुझे अपने आप को लगा देना है, मुझे नौकरी नहीं करनी है। पूरा मतलब इन्होंने अपना जो एक विलासिता जीवन था, बढ़िया नौकरी करना, कार मेंटेन करना, घर मेंटेन करना, वो सारी चीजें उन्होंने छोड़ दी। अब असहयोग आंदोलन में भागीदारी इनकी पूरी तरह से हो गई। तो 30 का समय डेट के हिसाब से याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो यहाँ पर था नमक सत्याग्रह, देख लीजिए, है ना, यहाँ पर चालू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। नमक सत्याग्रह में डॉक्टर खूबचंद बघेल यहाँ पर पार्टिसिपेट में पूरी तरह से रहे हैं। 1930, अब इनके जीवन में और भी कुछ इन्होंने किया है। 1930 का समय है रायपुर। रायपुर में इन्होंने क्या किया है? महाकौशल राजनीतिक परिषद का अधिवेशन में यह भाग लिए थे। रायपुर का महाकौशल राजनीतिक परिषद का जो अधिवेशन था उसमें यह अपनी सदस्यता दिए थे, अपनी उसमें शरीक रहे थे, मतलब भाग लिए थे। तो यह क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाता है कि महाकौशल राजनीतिक परिषद रायपुर में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे? वर्ष रहेगा 1930। यहाँ पर इनका नाम को आपको याद रखना है। अंदर से घुस घुस के क्वेश्चन इन्हीं जैसे निकल रहे हैं। अब आते हैं 1932 का समय। 1932 का समय कौन सा समय था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही समय चल रहा था, नमक कानून का ही समय चल रहा था, तोड़ने का समय चल रहा था। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में अब इन्होंने क्या किया है? महंत लक्ष्मी नारायण दास, ये भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हैं, और नंद कुमार दानी, इनके साथ साथ यह भी इनको भी गिरफ्तार किया गया था और ये जेल चले गए थे। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन छत्तीसगढ़ को आजाद कराने का एक था, माध्यम था। मतलब जो नमक था, नमक पर कर लगाया गया था, जिसका मतलब खंडन कौन किए थे? गांधी जी किए थे, तभी तो दांडी मार्च किए थे। और उसके बाद यहाँ छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध चल रहा था। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण दास और नंद कुमार दानी के साथ यह जेल गए थे। अब यहाँ से घुस कर पूछा गया क्वेश्चन यह था, किसी ने नहीं जाना था कि इसका आंसर क्या होगा, पर इसको पढ़ने के बाद यह आंसर यहाँ से निकल कर आ रहा है। यह क्वेश्चन सीजीपीएससी प्री में पूछा गया है कि ऐसे कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनकी पत्नी 6 महीने के लिए कारावास या जेल में गई थी। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन हमको मिल गया है कि इनकी पत्नी थी जो राजकुंवर देवी, और उनकी जो माता थी वह 6 महीने के लिए इसी समय 1932 के समय ही जेल में गई थी। इनको भी साथ में जेल भेजा गया था। अब आते हैं 1933 के समय क्या हुआ था। रायपुर में आगमन हुआ था, क्योंकि 1933 का समय कैसा था? दलित उत्थान के लिए गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। गांधी जी छत्तीसगढ़ में 2 बार आए थे। एक बार कब आए थे? 1920 में आए थे, और दूसरी बार कब आए थे? 1933 में। तो गांधी जी जब 1920 में आए थे उस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। गांधी जी भारत में असहयोग आंदोलन का प्रचार भी कर रहे थे, है ना, जगह जगह भ्रमण कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। उसी समय जो छत्तीसगढ़ में सुंदरलाल शर्मा थे, वो यहाँ पर कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था धमतरी में, उसमें इनको बुलाया गया कि गांधी जी यह आंदोलन बृहद रूप ले रहा है, किसानों पर अत्याचार हो रहा है, आप आइए और हमको यहाँ पर न्याय दिलाइए। तो गांधी जी इस समय पहली बार आए थे 1920 में। गांधी जी के आने के नाम से ही सुनकर ही अंग्रेजों ने अपना जो था रवैया वह बदल दिया और किसानों के पक्ष में बातें कर दी। यह आंदोलन स्वयं गांधी जी के आने से पहले ही खत्म हो गया। यह क्वेश्चन आ चुका है कि जो कंडेल नहर सत्याग्रह था, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कूट में, 4 ऑप्शन के साथ पूछा गया है कि गांधी जी जब आ रहे थे तो उनका मकसद क्या था। 1920 में आने के समय, कंडेल नहर सत्याग्रह के समय जब आ रहे थे तो किस मकसद से आ रहे थे? तो सीधे सीधे मकसद यही था कि 1920 का समय चल रहा था, भारत में असहयोग आंदोलन
का प्रचार प्रसार करने आए थे और इसी समय कंडेल नहर सत्याग्रह में उनको बुलाया गया था। तो ये दोनों चीजें मिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल बनना चाहिए। ये सुनकर पढ़कर दिमाग में रखने के लिए है, क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल चुका है, आगे भी मिले तो जरूर बनाइएगा। फिर 1933 का समय है। मैंने बताया था कि जब भारत से जब लंदन में जब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो भारत से लंदन कई बार गए थे। गांधी जी सब में तो नहीं गए थे, गांधी जी किसी में गए थे, लेकिन हर तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले एक व्यक्ति थे। वह कौन थे बताइए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वह लंदन में हो रहे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति। यह क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिखेगा कि वह व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी आप हमारी वेदना को समझिए, आप हमारी जो असहायपन है वह समझिए। समाज में हमको कितना उपेक्षित भाव से देखा जाता है, हमको किसी भी जगह खड़े होने का मतलब अवसर ही नहीं दिया जाता, हम कितनी वेदना के साथ रहते। मैं जब भी ऐसी आवाज लगाता हूँ उसमें मेरी वेदना छुपी है। हमको एकदम बाइकाट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, समाज में हमको कोई दर्जा नहीं मिलता। गांधी जी दिल से उस बात को सुने। गांधी जी को तब जाके पता चला कि नहीं, बात तो यहाँ पर बहुत बड़ी है, इस बातों को सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर तो वेदना है शामिल है, मैं हरिजन उत्थान के लिए अब काम करूंगा। तो गांधी जी का यहाँ से उद्देश्य बदल गया। देखिए 1933 में था ना, गांधी जी के उद्देश्य में शामिल हो गया था कि जो दलित उत्थान होता है, हरिजन उत्थान होता है, उस क्षेत्र में अब मुझे प्राथमिकता से कार्य करना है। तब उन्होंने देश में फिर प्रचार प्रसार चालू किए हैं। यहाँ पर 1933 में दलित उत्थान के क्षेत्र में उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया। कई संगठन यहाँ बनाए हैं, कई हरिजन पत्रिका भी इनकी है, हरिजन पत्रिका है वह भी इन्होंने चालू किया है। और यहाँ पर बताया उनको सम्मान दिलाने के लिए बहुत सारा कार्य, इसी प्रचार प्रसार के लिए, दलित उत्थान प्रचार प्रसार के लिए गांधी जी यहाँ पर 1933 में दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन किए थे। और इसी 1933 में दूसरी बार आगमन जब किए थे तो यहाँ पर देख रहे हो, ये रायपुर आगमन किए थे गांधी जी अछूतो उद्धार कार्य के लिए। तो यहाँ पर जो डॉक्टर खूबचंद बघेल थे उनसे मुलाकात किए थे, उनसे काफी प्रभावित हुए थे। और इसी समय जब गांधी जी आए थे तो सुंदरलाल शर्मा को क्या बोले थे, उनका सारा कार्य देखकर, उनसे पहले भी अछूतो उद्धार के लिए सारा कार्य करता हुआ देखकर गांधी जी ने वहीं पर पंडित सुंदरलाल शर्मा को क्या कहा, आप तो मेरे गुरु हैं। यह क्वेश्चन आपको अभी भी एग्जाम में देखा गया है कि गांधी जी के गुरु कौन थे। गांधी जी ने किसे अपना गुरु कहा था छत्तीसगढ़ में? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा था। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये यहाँ पर बन जाता है आपके लिए। अब आते हैं 1935, जो मैंने बताया था कि ऊंच नीच इन्होंने नाटक का यहाँ पर लेखनी प्रारंभ किया था, तो 1935 में उसको कंप्लीट किया था। ऊंच नीच एक नाटक है जो 1935 में इन्होंने प्रकाशित किया था। ऊंच नीच में क्या था, इसमें एक चीज इसको अच्छे से याद रखिएगा, अनंतराम नाम है, अनंतराम, उसकी पीड़ा को इसमें उजागर किया था। इसमें आपको कभी प्रश्न अगर देखने को मिल जाए कि ऊंच नीच नाटिका जो खूबचंद बघेल की है उसमें किसके बारे में नाम आता है, तो यहाँ पर जो अनंतराम है उनकी पीड़ा का इसमें वर्णन किया गया है। आते हैं 1939 का समय। 1939 का समय आपने अच्छे से देख लिया है, यह भारत के लेवल की बातें हैं। यहाँ पर त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पर है? यह त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पर है? जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी है, वहां पर अधिवेशन हुआ था। इतने बड़े पैमाने का अधिवेशन हुआ था, इतिहास में पहली बार खुले तौर पर यह अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। अब यहाँ पर बहुत ट्रेजेडी हो गई थी। क्या, यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस थे, वह भी दावेदारी कर रहे थे, यहाँ पर अध्यक्ष पद खड़े होने के लिए दावेदारी किए थे। और गांधी जी की ओर से पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया भी दावेदारी गांधी जी ने प्रेस करके उनको खड़ा करवाया था। अब यहाँ पर जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में कौन जीता? सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर वोटिंग में बहुमत से जीत गए थे। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ चुका है, वोटिंग में जीत गए थे। अब यहाँ वोटिंग में जीत गए तो गांधी जी को बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। गांधी जी यहाँ पर कुछ अलग ही भाव से बोल पड़े। गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, मतलब गांधी जी सीधे सीधे एक तरफा हो चुके थे वहां पर। पट्टाभी की हार मेरी हार है, यह कथन किसने कहा था, यह भी याद रखेंगे, यह कथन गांधी जी के कथन है। गांधी जी की ऐसी बातों को सुनकर सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर निराश हो गए, बोले कि ऐसी जीत का क्या फायदा जब गांधी जी भी मुझसे नाखुश हैं। तो वहां काफी उनको व्यथा हुई, काफी वो परेशान हुए कि नहीं, मुझे अभी यहाँ पर अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब गांधी जी ही मुझे सहयोग नहीं देंगे। गांधी जी तो देशव्यापी हैं, बापू हैं, राष्ट्रपिता हैं, कम से कम उनका सहयोग तो बहुत जरूरी, बड़ों का आशीर्वाद भी तो बहुत जरूरी होता है। लेकिन गांधी जी मुझे यहाँ पर बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो वहां पर इस्तीफा दे दिए कि मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। इस्तीफा देकर वो वहां से हट गए और फॉरवर्ड ब्लॉक
है ना, भारत के लेवल में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है इसी समय जाकर। अब यहाँ पर अब अध्यक्ष कौन बनेगा, पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं बने थे और सुभाष चंद्र बोस छोड़कर जा चुके थे। अब यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता का कमान दिया गया था। तो काफी यहाँ पर ट्रेजेडी हो जाता है, इस चीजों को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो यह त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 था, यह जो हो रहा था, इसमें डॉक्टर खूबचंद बघेल थे। यह क्वेश्चन आपको कभी देखने को मिल जाए तो बिल्कुल बनाने के लायक रहिएगा कि 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के कौन व्यक्ति शामिल थे। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल यहाँ से शामिल थे, जो जबलपुर में हो रहा था। अब आते हैं 1940। 1940 का भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण समय था। 1940 में यहाँ पर देख रहे हो विनोबा भावे का व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था। विनोबा भावे का पूरे भारत के लेवल में व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, क्योंकि आपको इसको भारतीय इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर जो युद्ध विरोधी भावों का प्रसार होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, 1940 का समय द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 के समय में हुआ था। केवल 1914 में ही थोड़ी ना चला था, वो तो 2-3 साल इधर उधर आगे पीछे भी तो चलेगा, शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर 1940 का द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और ब्रिटिश यहाँ पर भारत को झोंक दिए थे बिना भारत की अनुमति के, है ना, बिना यहाँ पर नेतृत्वकर्ताओं की अनुमति के उन्होंने अपनी तरफ से डिसीजन लिया कि भारत इसमें बिल्कुल युद्ध में शामिल रहेगा। यहाँ पर सारे नेता, जो सारे नेतृत्वकर्ता थे, सबने विरोध किया कि नहीं, हमको हमारी अनुमति के बिना आपने भारत को कैसे छोड़ दिया, हम तो इसमें शामिल ही नहीं होना चाहते थे, हमको युद्ध में भाग ही नहीं लेना है। तो उसी का विरोध यहाँ पर हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। और इसके जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वह कौन थे, विनोबा भावे थे। और द्वितीय जो इसके सत्याग्रही थे वह कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तृतीय इसके कौन थे, ब्रह्मदत्त। यह क्रम याद रखिएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ छोटा सा। फर्स्ट हो जाएंगे भारत के लेवल पर विनोबा भावे, इसको भी कर लीजिएगा, विनोबा भावे। सेकंड हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और थर्ड हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। यह क्रम आप भारत लेवल पर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन यहीं पर आप तीनों को रैंक में पकड़ के रखिएगा। ब्रह्मदत्त, यह तीनों भारतीय लेवल पे है। जब भी आप पढ़े या रिवीजन न कर पाए तो ये तीनों नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए। क्रम, फर्स्ट कौन है, द्वितीय कौन है और तृतीय कौन है, क्योंकि फर्स्ट ही आपके प्रणेता हो जाएंगे यहाँ पर। तो 1940 का जो भारतीय लेवल पे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था वह विनोबा भावे के द्वारा किया गया था, वही इसके प्रणेता हो जाते हैं। इनके नाम से भी डायरेक्ट यह क्वेश्चन बन जाता है। क्रम जब पूछा जाएगा तो क्रम से चलना भी पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, तो इस युद्ध विरोधी भावों में प्रचार प्रसार गांव गांव घूमकर कौन किया था, यहाँ छत्तीसगढ़ से डॉक्टर खूबचंद बघेल इसका प्रचार प्रसार किए थे कि भारतीयों को यहाँ पर बिल्कुल युद्ध में शामिल नहीं होना है। अब आते हैं 1942 का समय, भारत छोड़ो आंदोलन का समय आ गया है। भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका अब देखनी है। भारत छोड़ो आंदोलन में लिख लो, चलो, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए मुंबई में यहाँ पर वार्षिक अधिवेशन हो रहा था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के लिए। और जगह थी कहाँ पर, ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक जो मुंबई में है, वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव का बैठक रखा गया था, उसी में इसको सहमति देनी थी। अब यहाँ से ग्वालियर टैंक से या मुंबई से जब वापस आ रहे थे, छत्तीसगढ़ से लगे हुए नागपुर एरिया में मलकानपुर है, यह क्वेश्चन आ चुका है, आपके क्वेश्चन बैंक में भी दिखेगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन से लौटते समय मलकानपुर जो रेलवे स्टेशन है वहां पर इन नेताओं को बंदी बनाया गया था, इनको गिरफ्तार किया गया था और जेल भेजा गया था। यहाँ पर आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ के रेलवे स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था। तभी यह करो या मरो गांधी जी के पूरे उद्देश्यों को पूरा कर रहे थे। करोगे नहीं तो मरना है, करो या मरो, भारत के लिए करो या फिर अपने रक्त को दे दो, है ना, बलिदान कर दो, इसीलिए यहाँ पर करो या मरो बोला गया है। करो या मरो सीधा सीधा संबंधी किससे है, गांधी जी से। गांधी जी का मंत्र है जिसको फॉलो डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ में कर रहे थे। और जब मुंबई से लौट रहे थे तो काफी सदस्यों के साथ मलकानपुर में इनको भी गिरफ्तार किया गया था। अब आते हैं 1946 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है छत्तीसगढ़ के लेवल में। 1946 में रायपुर का समोदा राजनीतिक सम्मेलन हो रहा था, उसमें यह नेतृत्व करता थे, इस सम्मेलन के नेतृत्व करता थे।
कि 1942 का समय आ गया था। 1942 में क्या हुआ था, यहाँ पर अंग्रेजों का जो था वो मानसिकता मतलब बिल्कुल भारत पर कब्जा जमा कर रखना था और सीधे ब्रिटिश लंदन से वहां पर यहाँ पर उनको क्या करना था, पूरा राजशाही चलानी थी। भारत को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। भारत में इतनी सोने की चिड़िया यूं ही थोड़ी ना कहा गया है, भारत के हर अंग को तोड़ोगे तो सोना निकलेगा, वो अच्छे से जानते थे। आप जहां भी देख रहे हो पूरा खजाना भरा है भारत के अंदर, कितनी खनिज है यहाँ पर, तांबा, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, मोती सब मिलते हैं यहाँ पर। पानी को निकालो तो वहां से मोतियां निकलती हैं, जमीन को खोदो तो वहां से खनिज तेल निकलते हैं, पेट्रोलियम निकलता है, और तरह तरह के हीरे जवाहरात, सोना चांदी सारे अयस्क के निकलते हैं। तांबा क्या नहीं है भारत में, है ना। जहां से भी उन लोग देखते थे, पवन भी तो यहाँ पर है, पवन चक्कियों का बहुत बड़ा एरिया है यहाँ पर, पवन ऊर्जा मिलती है। जो आपका जो राष्ट्रीय क्षेत्र है पूरे भारत के किनारे किनारे आप देख रहे हो पूरे महासागरों से घिरा हुआ एरिया है। एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ हिंद महासागर है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। सारे चीज यहाँ पर बहुत अनुकूल हैं। भारत को ये छोड़ना ही नहीं चाहते थे, लास्ट दम तक ये भारत को नहीं छोड़ना चाहते थे। सीधे कई बार इन्होंने प्रस्ताव भेजा अपने ब्रिटिश से। 1857 की क्रांति को तो इनको थोड़ा सा तमाचा पड़ा था, लेकिन उतना झटका नहीं लगा था। अच्छा पड़ा होता तो उसी समय यह मतलब छूट गया होता ये भारत उनसे। उस समय बस कमी क्या रह गई थी, एकता की कमी रह गई थी। हर कोई अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहा था। मैंने बताया था कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई अपने राज्य के लिए लड़ रही थी, ठीक है, गोद प्रथा को निषेध करने के कारण। वहां पर लियाकत अली अपने लिए लड़ रहे थे, बिहार अपने लिए लड़ रहा था, तो कई देश कई राज्य अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे। एकता का यहाँ पर अभाव था, एक केंद्रीय नेतृत्व सत्ता का यहाँ पर अभाव था। अब वहां पर से वो तो सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, इंडिया हमारे अंडर में तो है, हम ऐसे ऐसे रेगुलेशन बनाएंगे जिससे इंडिया को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब भारत को अब किसी का डोमिनियन स्टेट नहीं बनना था। भारत किसी का राष्ट्रमंडल सदस्य बनने को बिल्कुल तैयार नहीं था। मतलब वो भारत की सारी शक्तियां अपने हाथ में रखना चाहते थे, और भारत का मेन क्या है, राजस्व की शक्ति अपने हाथ में रखना चाहते थे। बाकी यहाँ पर बोले थे कि आप लोग करो, तो ऐसा हमें नहीं शासन चाहिए। हमारा भारत है, हमारे भारत का प्रशासन, इसका रेवेन्यू सब कुछ हमारा होगा। यहाँ पर अब गांधी जी उठते हैं। गांधी जी ने यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव के बारे में बोला, तो किसी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वह तैयार नहीं हुई, मतलब उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो गांधी जी यहाँ पर चैलेंज कर दिया कि अगर तुम मेरे इस मनोबल को तुम नहीं सबलता प्रदान करते हो, मेरी बातों को तुम नहीं मानते हो, तो छोड़ दूंगा कांग्रेस, और भारत की एक एक रेत से मैं तुमसे भी बड़ा यहाँ पर एक पूरा पार्टी खड़ा कर दूंगा और भारत को आजाद करके मैं दिखा दूंगा। गांधी जी चैलेंज कर दिए थे। अब गांधी जी की बातों से इन्होंने अमल किया। गांधी जी नहीं, भारत के लिए बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी। गांधी जी से ही डरते थे अंग्रेज, है ना, भले पतले दुबले थे जैसे भी थे, लेकिन गांधी जी का जो मनोबल था, जो आत्मनिर्भरता थी, वह बहुत बड़ी बात। पूरे भारत को एक करने का जो सूत्र था वो गांधी जी के पास रही है। तो अब यहाँ पर अब उसके बाद गांधी जी की बातों को माना जाता है। तब जाके क्या होता है, बंबई का ग्वालियर टैंक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं बंबई का ग्वालियर टैंक। ये ग्वालियर टैंक कौन सी जगह है, जैसे आप लोग रायपुर में साइंस कॉलेज मैदान देख रहे हो, जैसे पीजी कॉलेज मैदान देख रहे हो, वैसे ही बंबई का, यहाँ पर मुंबई का उस समय यह स्थल क्यों प्रसिद्ध हो गया, ग्वालियर टैंक, क्योंकि यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, यहाँ पर सभी सदस्य एकत्रित हुए थे। एकत्रित होने के लिए वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में यहाँ पर प्रस्तावित किया जाना था, विचार रखे जाने थे। और यहाँ पर इसी समय शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से भी काफी सदस्य गए हुए थे। जो सदस्य में मैं देखिए सब सदस्य का नाम यहाँ पर नहीं ले रही, क्योंकि मैं पर्टिकुलर पढ़ा रही हूँ यहाँ पर डॉक्टर खूबचंद बघेल, क्योंकि यहाँ पर से जो गए थे मुंबई, काफी लोग गए थे, उनका नाम आपको एक सीरियल में इकट्ठा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि डॉक्टर खूबचंद बघेल भी उसमें गए हुए थे। जब वहां से वापस आ रहे थे तो क्या हुआ, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो भारत का अंतिम आंदोलन था। इसके बाद तो ऐसा कर गुजर गए, करो या मरो। देख रहे हो गांधी जी ने नारा दिया था, भारत को आजाद कराने के लिए काम करो, अन्यथा अपना बलिदान दे दो, या अपनी मातृभूमि के लिए अपने आप को मार डालो, इसलिए करो या मरो का मंत्र गांधी जी ने दिया था। तो यहाँ से छत्तीसगढ़ से भी अपने आप स्वस्फूर्त लोग यहाँ से गए हुए थे। उसके बाद तो भारत छोड़ो आंदोलन का ऐसा असर पड़ा ना कि सबको गिरफ्तार कर लिया गया, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, याद आ रहा है।
ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। इसके तहत जहां पर जो दिखता है सबको जेल कर दो, कोई यहाँ पर कोई नेता बाहर नहीं दिखना चाहिए, कोई नेतृत्व करता, कोई आंदोलन नहीं दिखना चाहिए। पूरे ब्रिटिश यहाँ पकड़ पकड़ के सारे नेताओं को अंदर कर दिए थे। उसी समय जब ये लौट रहे थे, छत्तीसगढ़ के जो नेतृत्व करता लौट रहे थे, जो मुंबई गए हुए थे, वो वापस आ रहे थे। तो मलकानपुर रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, यह मलकानपुर रेलवे स्टेशन है जो नागपुर के पास है। पहले नागपुर से भारत एक था, छत्तीसगढ़ उसी में था, सारा पार्ट जुड़ा हुआ था। तो यह मलकानपुर रेलवे स्टेशन के पास डॉक्टर खूबचंद बघेल को गिरफ्तार किया गया। साथ में यहाँ पर उनके साथ जो और भी लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो यह आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन से गिरफ्तार कौन कौन से नेताजी हुए थे। तो आपको वहां पर 4-5 लोगों का जरूर याद रखना पड़ेगा, जो इकट्ठा एक जगह आपको बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर आप डॉक्टर खूबचंद बघेल की उपलब्धियों को देख रहे हैं। तो देख रहे हो यहाँ पर ऑपरेशन 0 आवर के बाद सबको गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पर ऑपरेशन 0 आवर चल रहा था। मतलब जो नेता जो भी भाग ले रहे हैं उनको सबको गिरफ्तार तत्काल करना है। गांधी जी को भी यहाँ पे गिरफ्तार किया गया था, उनके साथ जितने भी थे विनोबा, सबको गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी को इसी समय जिस जगह गिरफ्तार किया गया था उनका भी हमने देखा है, अगर आप इतिहास से पढ़ोगे तो यहाँ पर इनसे संबंधित जान लीजिए कि सारे यहाँ पर जो थे नेतृत्वकर्ता सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। और यह जगह को याद रखना है कि यह मलकानपुर रेलवे स्टेशन है 1942 के समय। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, बढ़िया याद हो गया। आगे चलते हैं। 1951 से 1962 तक का देख लिए। यहाँ पर यह विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए थे, मतलब लगातार यह विधायक रहे थे। यहाँ पर राज्यसभा सदस्य बने थे। ठीक है, 1962 से लेकर 1967 तक राज्यसभा सदस्य थे और यह छत्तीसगढ़ के प्रथम सांसद कहे जाते हैं। आपके छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद कौन है? मिनी माता है, मीनाक्षी देवी है ना। मीनाक्षी देवी अब मीनाक्षी देवी के नाम से तो कम है, मिनी माता के नाम से ज्यादा है। तो मिनी माता हो जाएंगी आपकी छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद। अगर छत्तीसगढ़ के पहले पुरुष सांसद पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएंगे डॉक्टर खूबचंद बघेल हो जाएंगे। तो एक जीके आपको यहाँ पर बढ़िया मिला। अब यहाँ पर देख लो 1967 में आपका जब छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का आप क्रम पढ़ते हो तो एक एक आप स्टेप पढ़ते जाते हो कि कब कब क्या हो रहा है। वहीं पर 1967 में जो बहुत ज्यादा योगदान दिए थे छत्तीसगढ़ निर्माण का, जो सपना देखने वाले व्यक्ति थे, वह हो जाएंगे डॉक्टर खूबचंद बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य एक होना चाहिए, हमारे को एक पृथक राज्य मिलना चाहिए, ऐसा विचार जिनके मन में आ रहा था वह थे डॉक्टर खूबचंद बघेल। और इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास भी किया है, क्योंकि यह राजनीति में थे, सांसद थे, उसके बावजूद भी ये छत्तीसगढ़ के लिए एक पृथक राज्य के लिए इन्होंने कामना की थी और उसको मूर्त रूप देना प्रारंभ किया था। 1967 का यह वर्ष बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पर इस वर्ष में क्या हुआ था कि डॉक्टर खूबचंद बघेल ने गठन किया क्या? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया था। इस नाम से ही यह फैक्ट बन रहा है, सीधे सीधे प्रश्न उत्तर है यह। और जब इसको गठन कर लिए तो इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, इन्होंने अध्यक्षता भी की है और गठनकर्ता भी है। और जो इसका जो उपाध्यक्ष बनाया गया था वह है द्वारिका प्रसाद तिवारी, उनको बनाया गया था। अब भातृत्व से याद कर लो, कैसे भातृत्व से याद करोगे? मैंने बताया था खूब भात खाना है। तो और कैसे पीते हो माड़ भात? सरल सरल करके पीते हो ना। अरे छोटी छोटी टेक्निक है याद करने की तो इसको यहाँ से जोड़ लेना ताकि ये याद रह जाए। भात खाते समय खूबचंद बघेल को याद करके खाना। जो माड़ भात खाते हो ना उसी समय याद कर लेना। और द्वार पे बैठ के खाना समझे ना जाके स्पेशल द्वार पे बैठ के खाना। अपने द्वार पे बोले क्यों खा रहे हो भाई? द्वार पे बैठ के खाया जाता है, मना करते हैं ना खाने के लिए? नहीं, हमको याद करने के लिए खाना तो हम द्वार पे बैठ के भात खाएंगे, सरल सरल खाएंगे, खूब खाएंगे, तो याद हो जाएगा। ऐसे करके याद कर लेना, मन में याद कर लेना, ये मन की चीजें हैं ऊंच नीच। यहाँ पर हम जो देखेंगे सब नाटक है, नाटकों की रचना की गई है, रचनाएं हैं
और ये क्या है, सब सब नाटक है। इनकी जितनी भी मिलेगी खूबचंद बघेल की सारी रचनाएं नाटक हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाटक, यहाँ पर ऊंच नीच लिखा गया है। अब इसी समय याद रख लीजिए पंक्ति तोड़ो आंदोलन। ये दोनों का संबंध एक ही है। पंक्ति तोड़ो आंदोलन का संबंध भी वही है और ऊंच नीच का भी संबंध वही है। इसमें क्या बातें कही गई थी, ऊंच नीच से पहले ही इन्होंने पंक्ति तोड़ो आंदोलन कर लिया था। पर बात क्या थी, मैंने बताया था कि जब शादी विवाह समारोह, कुछ ऐसे प्रमुख समारोह होते थे तो एक ही समाज के लोग एक जगह बैठते थे। जब उनका हो जाता था दूसरे समाज को बैठाया जाता था। ऐसे में क्या होता था, एक पृथकता की भावना दिखती थी, अलगाव की स्थिति होती थी। यहाँ पर कई समुदायों को पृथक पृथक व्यवस्था रहा करती थी, जो एक एकता का यहाँ पर जो खंडन हो रहा था वह इन्होंने अच्छे से देखा। ये जो भी सोच रहे थे समाज को एकता लाना है, ऊंच नीच जैसा कोई चीज नहीं होता है, सब कुछ यहाँ पर मतलब मिलजुल कर खाना पीना खाना। आज उनके ही प्रयासों का नतीजा मैंने बताया कि दिख रहा है कि यहाँ पर हर कोई हर किसी के साथ खाना पीना खा रहा है, रह रहा है, बैठ रहा है, मतलब ऐसी कोई भेदभाव नहीं है। तो यहाँ पर यह इनके ही मतलब जो आंदोलन का नतीजा है जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसी पंक्ति तोड़ो आंदोलन में ही वही पंक्ति इन्होंने तोड़ने की बात की है जो एक जगह एक समाज के लोग बस खाते थे। वही पंक्ति तोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया है। तो यहाँ पर देख रहे हो, दोनों का मतलब हो जाएगा भेदभाव से छुटकारा, भेदभाव व जाति पाति का खंडन किया है। बस दोनों का ही उद्देश्य एक है। आपको कभी क्वेश्चन मिल जाए कि पंक्ति तोड़ो आंदोलन किससे संबंधित है, चूंकि ऐसे समझ में नहीं आता है तो ये देख लो, ये इससे संबंधित है। और पंक्ति तोड़ो आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सीधे सीधे क्वेश्चन अगर आगामी देखने को मिल जाता, अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, ऐसे ही छुपे क्वेश्चन कभी कभी उठ जाते हैं। तो जो यहाँ पर देख रहे हो पंक्ति तोड़ो आंदोलन के प्रणेता हो जाएंगे, 4 ऑप्शन में से एक हो जाएंगे डॉक्टर खूबचंद बघेल। करम छड़हा ऐसे ही लिखना क्योंकि छत्तीसगढ़ में है ये। कर्म को छत्तीसगढ़ में करम बोला जाता है ना, तो इसलिए वैसी कुछ यहाँ पर भावना रखी गई है, इसी भाषा में रूपांतरण है यह क्या है, आम इंसान की बेबसी के बारे में है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल की प्रमुख रचना है करम छड़ा। करम छड़ा है जिसमें आम जो इंसान है, जो सब होते हैं आम इंसान, उनकी जो बेबसी उनको दिखाई दी, वह इस नाटक के माध्यम से उन्होंने लिखा और प्रस्तुति भी करवाया। तो करम छड़ा एक नाटक है जो डॉक्टर खूबचंद बघेल की रचना है और इसमें आम इंसान की बेबसी के बारे में लिखा गया है। अब आते हैं जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह दब्बूपन से बाहर निकालना इसमें है। लिख लिए जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह लग रहा है कि कोई कर्नल जनरल टाइप की बातें हैं ना, पर वैसे ही सब्जेक्ट से थोड़ी सी पृथक है। इसमें छत्तीसगढ़ के जो लोग थे, छत्तीसगढ़ के जो आम इंसान थे, उनको दब्बूपन से बाहर निकालने की इसमें बातें कही गई है, जिसको नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत भी करवाया गया था। तो जर्नैल सिंह को याद रखना कि डॉक्टर खूबचंद बघेल की नाटिका है, रचना है, और देख रहे हो किस संबंध में है, इस संबंध में है। इसको सारी रचना याद होनी चाहिए। फिर एक भारत चीन युद्ध के समय यह नाटिका लिखी गई थी डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है देख लो। अब यहाँ पर ऐसी रचनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आने की संभावना कभी ना कभी होती है। यह 1962 के समय डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा इस रचना का सृजन किया गया था, लिखा गया था,
और इसका मंचन भी हुआ था। इसके मंचन में, भारत माता के मंचन में जो यहाँ पर चंदा राशि इकट्ठी हुई थी उसको भारत सरकार को दी गई थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, भारत माता, है ना, आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन नहीं उठा है कि भारत माता किसकी रचना है, लेकिन यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, तो ऐसी चीजें याद रखने योग्य हैं। मृत्यु भी अपने सेवा में रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है। जब यह शीतकालीन सत्र में दिल्ली गए हुए थे, वहीं पर भवन में ही इनको हृदयघात से इनका मतलब जो अंतिम सांसें वहां पर रुक गई थी, तो यह अंतिम समय तक सेवा में ही गए हैं। तो इनका देख लीजिए, यह डेट भी महत्वपूर्ण है, 1969। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डॉक्टर खूबचंद बघेल जन्म से ही इन्होंने सारी चीजें छत्तीसगढ़ को समर्पित की हैं, साथ साथ गांधी जी के सारे आंदोलन में रहे थे। भारत की आजादी के साथ और छत्तीसगढ़ की आजादी के साथ इनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही महान हो जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं वह और भी महान हो जाती हैं। इनकी रचनाओं से बार बार क्वेश्चन आते रहे हैं। करम छड़ा किसकी है, ऊंच नीच किसकी है, और यहाँ पर जर्नैल सिंह किसकी है। एक और लिख लीजिए, बेटवा विवाह, एक और रचना है इनकी, बेटवा विवाह, बियाह या विवाह जैसे भी बने, पर बेटवा विवाह इनका है, तो वह भी एक प्रमुख रचना इनकी हो जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कोट वाले क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन लगवाने वाली हूँ, उसमें इनके क्वेश्चन जितनी रचनाएं हैं वह मिलने वाली हैं कि ऊंच नीच और करम छड़ा और जर्नैल सिंह और बेटवा विवाह किसकी रचना है। बेटी के विदा आपने जान लिया किसकी रचना है, बताइए। श्यामलाल चतुर्वेदी, बेटी के विदा श्यामलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो वहीं पर बेटवा विवाह किसकी रचना है, डॉक्टर खूबचंद बघेल के। तो बेटी बेटा दोनों को याद रख लीजिए, यहीं पर तो दोनों याद रहने वाले हैं। याद रखने का जरूरत है, यहाँ पर किस तरह से रखना है, ऐसी छोटे छोटे टिप्स लगाकर याद रखना है। तो चलिए यहाँ पर आगे इसको बढ़िया रिवीजन करना है और इन सारी चीजों को याद भी रखना है, ठीक है।